सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे रेखा और कोण। ये जो टॉपिक है रेखा और कोण टॉपिक है, ये रीट लेवल फर्स्ट और साइंस मैथ इन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि आप कोई भी टॉपिक जैसे रेखा और कोण टॉपिक है, ये ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ज्यामिति आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये टॉपिक का नॉलेज होना ज़रूरी है, रेखा और कोण। तो आइए डिस्कस करते हैं रेखा और कोण। आप इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करके बताना भी कैसा रहा। इस वीडियो में जो भी कंटेंट आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको कैसा लगे, ये ज़रूर बताना। चलिए, सबसे पहले रेखा और कोण में हम बात करेंगे कोणों की। किसकी बात करेंगे भाई? कोण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोण की। देखो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि सबसे पहला कोण आपको नाम याद रखना है, न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। देखो, न्यून कोण क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। न्यून कोण क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखना, अगर कोई कोण 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो उस कोण को हम कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। अगर कोई कोण 0 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा है समकोण। क्या है भाई? समकोण। देखो, समकोण क्या होता है कि अगर कोई कोण 90 डिग्री के बराबर है तो उस कोण को हम कहेंगे समकोण। अगर कोई कोण 90 डिग्री के बराबर है तो उस कोण को हम क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? समकोण कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए? अब देखो, तीसरा आपको ध्यान रखना है अधिक कोण। क्या याद रखना है? अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है वो ध्यान रखना क्या होता है भाई? अगर कोई कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो, 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा है तो उस कोण को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। देखो, 3 नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब कोई कोण 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो उस कोण को हम कहेंगे न्यून कोण। समझ गए? एक्यूट एंगल। समकोण क्या होता है? अगर कोई कोण 90 डिग्री के बराबर है। और अधिक कोण क्या है? अगर कोई कोण 90 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है तो उस कोण को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, समझ गए? ये 3 कोण आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट अपना क्या है? 180 डिग्री से बड़ा अगर कोई कोण हो, अगर कोई कोण 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। वृहत कोण, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण, ये क्या होता है भाई? अगर कोई कोण 180 डिग्री से क्या है? बड़ा, लेकिन 360 डिग्री से क्या है? छोटा है, तो इसको हम कहेंगे वृत्त कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। समझ गए? वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो? छोटा हो, तो उसको हम कहते हैं वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। देखो, नेक्स्ट अपने पास 5वां कोण, जिसको हम कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण। देखो, सरल कोण क्या होता है कि अगर कोई कोण 180 डिग्री के बराबर ही है तो उसको हम कहते हैं सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। अगर कोई कोण 180 डिग्री के बराबर ही मान है, यानी 180 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। लेकिन 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 से छोटा हो तो उसको हम वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? संपूर्ण कोण। क्या है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री के क्या हो? बराबर हो। अगर कोई कोण का मान 360 डिग्री के बराबर है
तो उसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। समझ गए बात आप? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए? जो मैंने आपको बताया उनको आप अपनी नोटबुक में लिखते रहना ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है? तो देखो, आपको मैंने सबसे पहले बताया न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया समकोण, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया अधिक कोण। क्या बताया? अधिक कोण। और उसके बाद आपको मैंने बताया सरल कोण, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। या इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कोण। क्या कहते हैं? वृत्त कोण। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है? संपूर्ण कोण। क्या याद रखना है? संपूर्ण कोण, ठीक है। अब देखो, न्यून कोण का मतलब आपको मैंने अभी बता ही दिया था कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, ठीक है। समकोण का मतलब कोण 90 डिग्री के क्या हो? बराबर हो। अधिक कोण का मतलब कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 से क्या हो? छोटा हो। सरल कोण का मतलब कोण 180 डिग्री के बराबर हो। प्रतिवर्ती या वृत्त कोण का मतलब कोण 180 डिग्री से तो क्या हो? बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 360 से क्या हो? छोटा हो। और संपूर्ण कोण का मतलब कोण 360 डिग्री के क्या हो? बराबर हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ गए? देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ मैं, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास 7वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है पूरक कोण। क्या याद रखना है? पूरक कोण। देखो, पूरक कोण, पूरक कोण को अनुपूरक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपूरक, या कोटि पूरक भी कहते हैं भाई, कोटि पूरक। पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण एक ही बात है। होता क्या है समझिए, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई? पूरक कोण कहलाएंगे। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है ना तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे आपको मैं ये कह सकता हूं, अगर दो कोणों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण को आप अनुपूरक या कोटिपूरक भी कह सकते हो। आपको कहे कि 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, 40 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो आपको पूरक कोण किसका ज्ञात करना है? 40 का। तो 90 में से 40 घटा दो, यानी 40 का पूरक कोण क्या होगा? 50 होगा। समझ गए? इसी प्रकार आपको कह दे 10 डिग्री का पूरक कोण होगा, 10 डिग्री का पूरक कोण होगा, तो आप 90 में से 10 घटा दो, यानी क्या होगा? 80 डिग्री होगा। कहने का मतलब पूरक कोण ज्ञात करना है या अनुपूरक कोण ज्ञात करना है या कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है, तो आपको दिया गया कोण है वो 90 में से घटा दो। समझ गए? अगर दो का सम अगर 90 हो रहा है तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। यानी 10 में कितना जोड़ें कि 90 हो, तो आप कहोगे 80 जोड़ोगे तो 80 उसका पूरक है। आपको 80 डिग्री का पूरक पूछे तो 10 होगा, 20 डिग्री का पूरक पूछे तो 70 होगा, 30 का पूछे तो 60 होगा, 45 डिग्री का पूछे तो 45 ही होगा। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? 80 डिग्री का पूछे तो 10 होगा, 5 डिग्री का पूछे तो 85 डिग्री होगा, 75 डिग्री का पूछे तो 15 डिग्री होगा। समझ गए? तो पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, एक 90 डिग्री हो, तो वो पूरक कोण कहलाएंगे। समझ गए बात आप? तो ये आपका 7वां पॉइंट था, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पढ़ना है संपूरक कोण। क्या याद रखना है? संपूरक कोण। देखो, उसके बाद आपको याद रखना है संपूरक कोण।
संपूरक कोण। ठीक है, देखो संपूरक कोण क्या होता है। आपने अभी पढ़ा था पूरक कोण, पूरक को मैंने कहा था अनुपूरक के कहते हैं और कोटिपूरक भी कहते हैं, लेकिन संपूरक क्या होता है? यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे, एक दूसरे के संपूरक। अगर योग 90 हो तो पूरक कहलाते हैं, लेकिन योग 180 हो तो संपूरक कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी दो कोणों का योग क्या हो, 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। समझ गए? जैसे आपको कह दे 10 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करो। ठीक है, तो 10 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना है तो आप 180 में से 10 घटा दो, यानी 170 डिग्री होगा। समझ गए? ऐसे ही अगर आपको कहे 40 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करो, 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप 180 में 40 घटा दो, यानी क्या होगा, 140 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। ये आपका 8वां पॉइंट था, मैंने आपको बताया, समझ में आ गया होगा। विपूरक क्या होता है, अनुपूरक और पूरक और कोटिपूरक, वो तीनों तो एक ही बात है। पूरक कह दे, चाहे अनुपूरक कह दे, चाहे कोटिपूरक कह दे, लेकिन संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना होना, 180 होना। समझ गए बात आप? ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आसन कोण। क्या ध्यान रखना है? आसन कोण। नेक्स्ट आपको याद रखना है आसन कोण। आसन कोण, देखो ये सारी बातें नोटबुक में लिखते जाना, और ध्यान रहे कि ये जो मैं पहले आपको थ्योरी बता रहा हूँ, ये समझाने के बाद अपने प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास RS अग्रवाल बुक होनी जरूरी है। देखो आपके पास ये बुक होनी जरूरी है, RS अग्रवाल। ठीक है, ये बुक जिसके पास है तो ध्यान रखना, इस बुक से अपने प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से क्वेश्चन आप पढ़ते रहना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ हल करवा दूंगा। तो पहले अपने थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक है रेखा और कोण, वो टॉपिक में पेज नंबर और आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इंडेक्स में। ठीक है, आसन कोण देखो, यदि एक शीर्ष व एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ को हम कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ हो तो इसके द्वारा बने दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आसन कोण, आसन कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो मान लो अपने पास ये AOB एक कोण है, AOB कोण है। ठीक है, अब इसमें एक कॉमन लाइन खींच दूं मैं, ये मैंने C खींच दी, तो ये कॉमन है ना, ये कॉमन इसके साथ भी कोण बना रही है, इसके साथ भी कोण बना रही है। ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, वर्टेक्स हो गया, उभयनिष्ठ कॉमन वर्टेक्स हो गया, और ये कॉमन लाइन हो गई। उभयनिष्ठ रेखा और उभयनिष्ठ शीर्ष, मतलब उभयनिष्ठ जो रेखा होगी ना वही उभयनिष्ठ शीर्ष बनाएगी। अगर आपको एक भी नाम याद रहता है भी उभयनिष्ठ रेखा हो तो उसके दोनों ओर बने कोण आपस में आसन कोण कहलाएंगे। बस बात खत्म। ये कोण आसन कोण कहलाएंगे। अब यहाँ अल्फा लिख दूं, ये बीटा लिख दूं, तो ये आपस में ये दोनों कोण अल्फा और बीटा ये क्या कहलाएंगे? आसन कोण है। ये क्या है? आसन कोण। लेकिन ध्यान रखना आसन कोण सदैव बराबर नहीं होते, सदैव बराबर नहीं होते। समझ गए?
सदैव बराबर नहीं होते। मतलब कई बार पूछ लेता है कि आसन कोण सदैव बराबर होते हैं क्या, तो नहीं होते। बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मान लो देखो ये लाइन है, यहाँ उभयनिष्ठ लाइन, ये 30 का और ये 30 का। अब ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको कह दे कि ये 40 का और ये 30 का, अब भी तो ये आसन कोण है। इस कंडीशन में दोनों बराबर है और इस कंडीशन में दोनों बराबर है नहीं है। समझ गए? तो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया है कि सत्य है सत्य कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें पूछा गया है कि आसन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत होता है। एग्जाम की ये लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये एग्जाम की, कि आसन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो ध्यान रखना, आसन कोण सदैव बराबर नहीं होते। समझ गए? आसन कोण क्या होते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जैसे आप चतुर्भुज नहीं बनाते क्या, जैसे ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इसमें ये आप विकर्ण खींचते हो तो ये जो कोण बने हैं ना दोनों ओर, ये आसन कोण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? आसन कोण। समझ गए? तो ये ध्यान रखना आप। आसन कोण समझ में आ गया होगा कि एक शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो उनके द्वारा बने दोनों ओर के कोण है वो क्या कहलाएंगे? आसन कोण। आसन कोण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। लेकिन एग्जाम में एक एग्जाम की इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पूछी गई है कि आसन कोण बराबर होते हैं, तो मैं कह रहा हूँ आसन कोण सदैव बराबर नहीं होते। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो 10वां पॉइंट, रेखीय कोण युग्म। देखो रेखीय कोण युग्म क्या होता है, आप ध्यान रखना। दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वे रेखीय कोण युग्म कहलाते हैं। रेखीय कोण युग्म कहलाते हैं। देखो दो कोणों का योग 180 हो तो वो तो हमने पढ़ा था संपूरक है। दो कोणों का योग 180 हो तो वो तो हमने पढ़ा था संपूरक है। लेकिन दो आसन कोणों का योग, जैसे ये लाइन है, आप बताओ ये उभयनिष्ठ लाइन है, ये इधर भी कोण बना रही है, इधर भी कोण बना रही है। अब इन दोनों का योग कितना है? 180। यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है? 180। और ये अल्फा और बीटा क्या कहलाएंगे? रेखीय कोण युग्म कहलाएंगे। और अल्फा और बीटा को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ आसन कोण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आसन कोण। यानी दो आसन कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है, तो उसको हम रेखीय कोण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय कोण युग्म। लेकिन ध्यान रखना, दो आसन कोणों का योग सदैव 180 हो ये तो कोई जरूरी नहीं है। ये भी तो अब आसन कोण ही है। अब ये आसन कोण है, ये अल्फा बीटा, इनको हम आसन कोण कहेंगे। लेकिन ये स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है कि ये तो आसन कोण ही है, लेकिन ऐसे दो आसन कोण जिनका योग क्या हो जाए? 180 हो जाए, तो उस कंडीशन में हम उनको क्या कहेंगे? रेखीय कोण युग्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रेखीय कोण युग्म कहलाएगा। समझ गए? भी आपको परिभाषा याद रखनी है, रेखीय कोण युग्म होता क्या है। समझ गए बात? ये तो ध्यान रखना, ये सारी जो बातें बता रहा हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके नोटबुक में आप साथ साथ लिखते जाना, तो आपके पास नोट्स तैयार होते रहे। समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास 11वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्षाभिमुख कोण के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? आप देखो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें मतलब काटे करे, तो उनके द्वारा बने निम्न कोण शीर्षाभिमुख होंगे। निम्न कोण शीर्षाभिमुख होंगे कहलाएंगे। अब मैं बता रहा हूं शीर्षाभिमुख कोण कौन से कहलाएंगे। देखो
ये एक लाइन है, ये एक लाइन खींचे मैंने ए बी, ठीक है, और ये एक लाइन खींच दी सी डी, ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन, ये एक दूसरे को काट रही है, ये एक दूसरे को काट रही है ना। अब ये कोण है, ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है और ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर है। यानी शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन आसन कोण सदैव बराबर नहीं होते। समझ गए? जैसे आपको मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 40 डिग्री है ना, तो ये भी क्या होगा, 40। अब आपको बताएं एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, सर रेखा 180 का, ये 40 तो ये कितना होगा, 140, और ये 140 तो इधर वाला भी 140, ठीक है। तो ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अगर दो कोण मतलब शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, अगर कोई लाइन में शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, देखो यहाँ मैंने 40 और 140 उदाहरण लिया है, ये भी 40 होगा और ये 140 होगा। आप ये बताइए, इस 40 का अर्धक करूं, आधा कोण करूं, तो आप कहोगे 20 बच गया, और 140 का आधा करूं तो आप कहोगे 70 बचेगा। अब आप बताओ, 140 का आधा 70 और 40 का आधा 20, तो ये 70 और 20 ये कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आप एक बात और ध्यान रख सकते हो कि शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक, शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक, शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक, अर्धक सदैव 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सदैव 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोणों के जो अर्धक है वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यानी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक है वो कितने डिग्री के कोण पर मिलते हैं, अधिक कोण पर, न्यून कोण पर, समकोण पर। तो किस पे मिलते हैं भाई, समकोण पर मिलते हैं। समझ में आगे बात, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना देखो शीर्षाभिमुख कोण। अब आपको ध्यान रखना है संगत कोण। क्या पढ़ना है आपको, संगत कोण। देखो संगत कोण, देखो संगत कोण है, आपको ध्यान रखना है ए बी व सी डी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है तो निम्न कोण संगत कोण कहलाएंगे, निम्न कोण संगत कोण कहलाएंगे। निम्न कोण संगत कोण कहलाएंगे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, आप बड़े ध्यान से समझना संगत कोण वाले। आप ये बताइए, मैंने कहा ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। आपने ए बी और सी डी समांतर रेखाएं खींच ली। समांतर रेखा का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर रहना। वो पैरेलल लाइन जिसको बोलते हो आप, दो लाइनें जिनकी बीच की दूरी बराबर रहे, इक्वल रहे, तो उनको समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। और समांतर रेखाएं आगे जाके कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे रेल की दो पटरियां हैं तो वो समांतर ही चलती है ना। अब देखो, इसको एक तिर्यक रेखा काटे, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। तो ये आप ध्यान रखना, ये कोण है ना, एक नंबर है, ये 2 के बराबर होगा। कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार इसको मैं नाम दे दूं 3 और इसको दे दूं 4, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। इसी 5 इसको 6 दे दूं तो कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, ठीक है।
और इसको मैं 7 दे दूँ, इसको 8 नाम दे दूँ, तो कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। और इन सभी को आप क्या कहोगे? संगत कोण कहोगे। क्या कहोगे? संगत कोण। अब संगत कोण है, संगत कोण बराबर हो गए, ये हमने समझ लिया कि संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, लेकिन ध्यान रहे समांतर रेखाओं के बीच में बने होने चाहिए। आप ये बताओ, ये भी संगत कोण ही है, अगर दो लाइनों को काटे ना तो ये भी संगत कोण ही है। ये अल्फा और ये बीटा, ये संगत कोण है। अब इनके नाम तो संगत है, लेकिन यहां अल्फा नॉट इक्वल है बीटा के। क्यों? क्योंकि ये जो AB और CD है, ये AB व CD समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। यानी आपको ध्यान रखना है, संगत कोण बराबर तब होंगे जब दो लाइनें क्या हो? समांतर होनी जरूरी है, तभी संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण सदैव बराबर होंगे, लेकिन ये समांतर रेखाओं के द्वारा बने होने चाहिए, समांतर रेखाओं द्वारा बना होना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है समांतर रेखाओं द्वारा बने हो, ठीक है। हालांकि देखो एग्जाम में आपको यही ध्यान रखना है, समांतर रेखाओं के बीच में बने होते हैं संगत कोण। लेकिन कई बार मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए, डीप क्वेश्चन आ ही जाए कि असमांतर रेखाओं पे बने संगत कोण बराबर नहीं होते। असमांतर रेखाएं ये है, ये कंडीशन जो मैंने बताई है ना, ये असमांतर रेखाएं हैं। और यहाँ ये कंडीशन, ये कोण तो संगत कोण कहलाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि ये समांतर रेखाओं द्वारा नहीं बने हुए। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। चलो समझ गए बात ये। एक बार संगत कोण को और परिभाषित कर देता हूं, आप ध्यान रखना। देखो आपको मैं ये कह रहा हूं, ये दो लाइनें हैं, आप कहोगे ये लाइनें सर संगत समांतर नहीं है, लेकिन बात संगत की हो रही है। ये दोनों लाइनें समांतर नहीं है, लेकिन बात संगत की करें ना, तो मैं कह रहा हूं एक ही पोजीशन में बने कोण संगत कहलाते हैं। यहाँ ये मान लो ये घर है, दो घर है, ये ए घर है और ये बी घर है। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। देखो इसके चारों ओर 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बताओ इसका जो ये कोना है अल्फा, इसमें इस जैसा कोना कहाँ है? यहाँ पे ही है, तो ये अल्फा बीटा। ये जो कोण है ना, ये आपस में क्या कहलाएंगे? ये संगत कोण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये संगत कहलाएंगे, संगत कोण। लेकिन अब संगत कोण बराबर नहीं है, अब ये अल्फा नॉट इक्वल है बीटा के। अब संगत कोण बराबर है नहीं है, क्योंकि ए बी, ये भुजा नाम दे दिया मैंने ए बी, और ये सी डी, ए बी व सी डी समांतर नहीं है। समझ गए? ए बी व सी डी समांतर नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर ए बी व सी डी समांतर हो, ए बी व सी डी समांतर हो, इसको कोई तिर्यक रेखा काटे, तो अब ये कोण अल्फा है ना, तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है ना, तो ये भी बीटा होगा। समझ गए? और ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये बीटा, ये अल्फा। समझ गए? ये बीटा और ये अल्फा। तो देखो संगत तो फिर भी बराबर आ गई, ये एक दूसरे के संगति पोजीशन बन गई और ये बीटा वाले बीटा के संगति पोजीशन बन गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गई होगी बात आपको संगत कोण की, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो एकांतर कोण। क्या ध्यान में रखना है? एकांतर कोण, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? आप लाइक और शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट देखो एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण देखो, ए बी व सी डी समांतर हो, व पी क्यू तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे, तो निम्न कोण,
तो निम्न कोण एकांतर होंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे, निम्न कोण एकांतर कोण कहलाएंगे, निम्न कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। देखो हमने ए बी और सी डी समांतर रेखा मान ली, ए बी और सी डी है ये समांतर रेखा है, ठीक है। इसको एक पी क्यू रेखा है, वो तिर्यक रेखा इसको काट रही है। अब यहाँ नामकरण कर दूं मैं, 1 2 3 4 नाम लिख दिए, 5 6 7 8 ये नाम लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अंदर वाले जो कोण है ना, ये अंतः कोण कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, अंतः कोण। यानी 3 2 8 5 ये अंतः कोण है, समांतर रेखाओं के बीच में बने, और 4 1 7 6 ये बाह्य कोण है, ये क्या है, बाह्य कोण। अब देखो, अब इसमें बात क्या है, ये मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहां अंतः एकांतर है और बाह्य एकांतर पढ़ेंगे हम, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर है। अंतः एकांतर तो कौन से हो गए, मतलब बाह्य अंतः एकांतर तो हो गया, जैसे 3 का अंतः एकांतर है वो 5 है, 3 का 5 है वो बराबर होंगे तिरछा, 2 का 8 बराबर होंगे, 2 का 8 होंगे वो बराबर होंगे। और बाहर वाले के बराबर होगा, जैसे ये 4 है ये किसके बराबर होगा, 6 के, 4 किसके बराबर होगा, 6 के, और ये 1 है ये किसके बराबर होगा, ये 1 होगा 7 के बराबर। तो ये बाह्य एकांतर है, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर है। और एकांतर कोण भी अगर समांतर रेखाओं द्वारा बन रहे हैं तो वो सदैव बराबर होंगे, एकांतर कोण है वो भी सदैव बराबर होंगे, लेकिन आपको समांतर रेखाएं दी होनी चाहिए, समांतर रेखाओं द्वारा बने होने चाहिए, समांतर रेखाओं द्वारा बने हो। मान लो कल को आपको ऐसे सीधा ही कह दे कि समांतर रेखाओं द्वारा बने एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं क्या, तो नहीं होते। मान लो मैं कह दूं इस प्रकार है, ये नाम तो इनका एकांतर कोण ही है, मान लो यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा व बीटा का नाम तो एकांतर कोण है, नाम तो इनका एकांतर ही है। देखो, लेकिन कब बराबर होंगे एकांतर कोण और कब बराबर नहीं होंगे ये ध्यान रखना, ऐसी बातें आपको क्लासों में नहीं बताया जाता, समझ गए। इतना जो आपको बातें हैं वो एक तरह से इतनी डीप बातें नहीं बताते, सीधा बता देते हैं कि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। स्टूडेंट सोचता है कि एकांतर कोण तो समांतर रेखाओं द्वारा बनता है, लेकिन मैंने कह दिया है समांतर रेखाओं द्वारा बने कोण भी एकांतर कहते हैं, लेकिन वो बराबर नहीं होते, समझ गए। बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, या एक ध्यान रखना, ये क्लास है ये पेड कोर्स जैसा ही है। आप एक तो आप पेड करके कोर्स खरीदोगे और वो चीज़ें पढ़ोगे, उससे बेहतर मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कहीं रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स के लिए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, बस शर्त यही है कंप्लीट सिलेबस कराने के लिए आपको इतना सपोर्ट करना होगा कि आप जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको लाइक और शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने साथियों को। आप खुद ग्रुप बनाइए और प्रत्येक स्टूडेंट ग्रुप बनाकर और फिर ग्रुप में शेयर करोगे तो मैक्सिमम लोगों तक ये बातें पहुँचनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो एकांतर कोण में और क्या कंडीशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि नहीं जी एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, लेकिन सदैव समांतर रेखाओं पर बने होने चाहिए, रेखाएं समांतर दी होनी चाहिए। अगर समांतर नहीं है तो वो एकांतर कोण तो होंगे, लेकिन वो बराबर नहीं होंगे, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट अपने पास एकांतर कोण में देखो, ये बात आपने पढ़ ली थी, एकांतर कोण मैंने अंतः एकांतर बाह्य एकांतर ये बात आपको बता दी है, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको समांतर रेखाएं दे रखी है, चाहे कितनी समांतर रेखाएं दे रखी है, ये सारी समांतर है, ये पी क्यू ए बी
सी डी ई एफ ये समांतर है, ये सारी समांतर है। पी क्यू समांतर है ए बी के, समांतर है सी डी के, समांतर है ई एफ के, ये सारी समांतर है। इसको एक लाइन एक्स वाई है वो काट रही है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है अभी यहाँ 10 लिखूंगा तो यहाँ भी 10 आएगा ना, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा। एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 का। अब ये 10-10 लिखा है, इस कंडीशन को तो आप कहोगे कि हमने संगत कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं द्वारा बने हुए, इसलिए 10 के बराबर 10-10 आएगा। एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ 10 तो 180 में 10 घटाए यहाँ 170 हो गया। तो आपको पता चल गया ये कोण 170 है तो इसका संगत ये होगा 170, इसका संगत ये होगा 170, इसका संगत ये होगा 170, ठीक है। अब देखो शीर्षाभिमुख कहें तो ये 10 तो ये भी 10, ये 170 तो ये 170, ये 170 तो ये भी 170 और ये 10 तो ये भी 10, ये 10 तो ये भी 10, ये 170 तो ये भी 170, ये 170 तो ये भी 170, ये 10 तो ये भी 10, ये शीर्षाभिमुख से हो गया। और संगत कोण की बात करें तो देखो 170 170 170 170 संगत कोण है, ये 10 10 10 10 ये भी संगत कोण है। तिर्यक एकांतर कोणों की बात करें तो देखो बाह्य एकांतर कोण बराबर हो रहे हैं, अतः एकांतर बराबर हो रहे हैं, अंतः एकांतर बराबर है, बाह्य एकांतर बराबर है, अंतः एकांतर बराबर है, बाह्य एकांतर भी बराबर है, समझ गए। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, समांतर रेखाओं पे आप ये भी ध्यान रख सकते हो। देखो योग 180 करते चलो, अगर समांतर रेखाएं 10 और 170 का योग 180, यहाँ योग 180, 170 और 10 का योग 180, 10 और 170 का योग 180, 170 और 10 का योग 180, 10 और 170 का योग 180, 170 और 10 का योग 180, समझ गए। तो ऐसा आप रेगुलर मतलब कंटिन्यू 180 योग करते हुए भी चल सकते हो। अब आपको ये ध्यान रखना है, समांतर रेखाओं के बीच में ये 10 है तो ये 170 हुआ था ना, या मान लो ये 20 है तो ये 160 हो गया, ये 160 तो ये 20 होगा और ये 160 होगा। आप ये ध्यान रखना, समांतर रेखाओं के बीच में बने कोणों का योग 180 होता है। समांतर रेखाओं के मध्य बने एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है। कोणों का योग 180 होता है, समझ गए। इससे आपकी एक इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी, यहाँ योग 180 होता है, ठीक है। देख लो चाहिए, इनका योग 180 हो रहा है ना, इनका योग 180 हो रहा है ना, ठीक है, इनका योग 180 हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है इन्हीं में, देखो आप ये बताइए, ये 40 का तो ये 140 का, और ये 40 का और ये 140 का, यहाँ इसका अर्धक आधा करें तो यहाँ 70 बचेगा, इधर भी 70, इसका आधा करें तो इधर भी 20 बचेगा, इधर भी 20। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आपको हो गया 180। तो ये आप बताओ, एक त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया। यहाँ 70 डिग्री रहा, यहाँ 20 रहा, तो ये कितना हो गया 90। ऐसे ही ये 40 होगा, आधा 20 रहेगा, ये 140 होगा तो आधा 70 होगा, तो यहाँ भी 90। कहने का मतलब है अंतः कोणों के अर्धक, अंतः कोणों के अर्धक 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं, कोण पर मिलते हैं। अंतः कोणों के अर्धक 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं। और ये जो आकृति बनी है ना, ये आकृति जो बनी है, ये आकृति आयत बन जाती है। क्या बन जाती है? आयत। और इसके द्वारा बनी आकृति, इनके द्वारा बनी आकृति है वो क्या होती है? आयत। क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, ये 70 और 20 जोड़ोगे ये 90 ही होगा, ये 70 20 जोड़ोगे 90, ये आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो ये आयत बन जाता है। क्या बन जाता है? आयत। तो ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। समझ गए बात आप?
इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं, आपको ध्यान रखना है। ए बी और सी डी यहाँ समांतर है, ठीक है। अगर ये ई पॉइंट पर मिल रही है, यहाँ कोण एल्फा है और ये कोण बीटा है, तो ये बाहर वाला पूरा कोण है ना, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, एल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, ये ए बी सी और सी डी समांतर है, यहाँ ए बी और सी डी समांतर है दोनों कंडीशन में, इसमें भी और इसमें भी। अगर ये इस प्रकार मिल रही है, ये एल्फा और ये बीटा, तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये एल्फा प्लस बीटा होगा। समझ गए? ये ध्यान रखना है। और तीसरी आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास ए बी और सी, कहने का मतलब ये पॉइंट समांतर है, ए बी सी समांतर पॉइंट है, समांतर लाइनों पे बने पॉइंट है। ये कोण एल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है और ये गामा दे रखा है, तो ये पूरा कोण होगा ना, ये पूरा कोण होगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। समझ गए? तो ये तीनों आकृतियाँ इंपॉर्टेंट है। कैसी लगी क्लास आपको, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना है और लाइक भी करना है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे। आप अपने साथियों को ज़रूर ये बताएं। देखो मैंने आपको कहा है कि आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है मैथ का कहीं से भी, ठीक है। ओनली मैथ का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है नहीं है। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो मैथ का 30% योगदान ज़रूर होता है, ठीक है। रीट के विद्यार्थियों के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मैं ये जो आपकी अर्थमेटिक है या शिक्षण विधियों की बात करें तो वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।